Hello students, I am Sanya Singh, your biology educator on your channel Road to A+. तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के बायोलॉजी चैप्टर टिश्यू। तो सबसे पहले हम जानेंगे टिश्यू होता क्या है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म a specific job in the body। टिश्यू हमारे बॉडी में वो ग्रुप है सेल्स के जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो बेटा टिश्यू के अंदर में जितने भी सेल्स होते हैं ना, वो पर्टिकुलर ग्रुप के जो सेल्स होंगे उस सारे सेल्स की स्ट्रक्चर सेम होगी, सारे सेल की फंक्शन भी सेम होगी। सपोज दैट हमारे बॉडी में नर्वस टिश्यू होती है। नर्वस टिश्यू जिस सेल के बने होते हैं ना, उसे हम कहते हैं न्यूरॉन, या तो हम उसे कहते हैं नर्व सेल। नर्वस टिश्यू is made up of न्यूरॉन और नर्व सेल। हमारे बॉडी में नर्वस टिश्यू जिस सेल के बने होते हैं उनको या तो हम न्यूरॉन कहते हैं या तो हम नर्व सेल कहते हैं। तो बेटा नर्वस टिश्यू के अंदर जितने भी न्यूरॉन और नर्व सेल होंगे ना, सबकी सेम फंक्शन ही होगी, सबकी यही काम होगी कि वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को रिसीव करेंगे और वो रिसीव करके ब्रेन तक भेजेंगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं ना कि टिश्यू के अंदर के ग्रुप में जितने भी सेल होंगे, एक पर्टिकुलर टिश्यू के ग्रुप में जो सेल्स होंगे उनको एक ही टास्क मिलेगा। हमारे क्लास में हम देखते होंगे हमें ग्रुप प्रोजेक्ट मिलती है, हम क्या कहते हैं, वो ग्रुप प्रोजेक्ट में काम डिवाइड कर चुके होते हैं। तो एक ग्रुप के मेंबर को हम कहते हैं कि आप भाई सिर्फ आप डेकोरेशन का काम करो, एक ग्रुप को हम कहेंगे कि आप सिर्फ उसमें आर्टिकल ला के दो। तो जो डेकोरेशन के काम करेंगे ना, उसके सारे बच्चे डेकोरेशन ही करेंगे। लाइक दैट ओनली टिश्यू के अंदर में जो ग्रुप होंगे सेल के, एक टिश्यू के अंदर के ग्रुप जो होंगे उसके सेल एक ही फंक्शन करेंगे। तो आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे टिश्यू के प्लांट टिश्यू कैटेगरी। हम क्या कहते हैं कि टिश्यू दो टाइप की होती है, आइदर इट इज प्लांट टिश्यू और इट इज एनिमल टिश्यू। आज हम इस चैनल में पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है टिश्यू में। कभी भी बायोलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है किन चीजों को जोड़कर कौन सी चीज बन रही है। सपोज दैट सेल्स को अगर हम कंबाइन किए तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन दिया, टिश्यू को कंबाइन कर रहे हैं तो वो ऑर्गन की फॉर्मेशन दे रही है, ऑर्गन को कंबाइन कर रहे हैं वो ऑर्गन सिस्टम दे रही है। ऑर्गन सिस्टम जब सारे सिस्टम रेडी हो जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म रेडी हो गया। तो वो होती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सपोज दैट सेल, जब ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे तो हम उसे टर्म देते हैं टिश्यू, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। बाद में जब टिश्यू कंबाइन करेंगे ना तो वो टिश्यू बनाएंगे ऑर्गन। फिर जब ऑर्गन्स कंबाइन करेंगे ना तो वो बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। और एट लास्ट जब सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में रेडी हो जाते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। अब हम हमारे बॉडी में क्या देखते हैं, सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं ऑर्गन का हार्ट। सपोज दैट हम हार्ट ऑर्गन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जब हार्ट की पूरी चैनल रेडी होती है तो हम कहते हैं कि वो सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहा है। अगर हम ऑर्गन की एग्जांपल ले रहे हैं ब्रेन, तो हम कहते हैं वो नर्वस सिस्टम बना रहा है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं ऑर्गन की किडनी, तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहा है। तो सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ रेडी होते हैं ना, तब हम फाइनली कहते हैं कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म कहला सकता है, बिकॉज ईच एंड एवरी ऑर्गन सिस्टम इज नाउ प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब किन चीजों को कंबाइन करके कौन से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है। अब बेटा प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, जिसमें क्या कह रहे हैं, प्लांट टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू होता क्या है। प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and second one is permanent tissue। तो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो सेल के ग्रुप से बनता है जिस सेल में डिवीजन करने की कैपेबिलिटी होती है। ऐसा हम कभी नहीं कह सकते हैं ना कि कोई भी ट्री है वो ट्री ग्रोथ कर रही है वो कभी रुक ही नहीं रही है, ऐसा नहीं होता है ना। कोई ट्री अगर ग्रोथ कर रही है तो वो एक टाइम पे आके रुकती है। तो बेटा जब तक वो ट्री ग्रोथ कर रही है ना, तब तक हम कहते हैं कि वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिव है, क्योंकि जितने भी सेल डिवाइड कर रहे हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही सेल्स होंगे।
मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उन सेल्स को जोड़कर बनाया गया है जिस सेल में डिवीजन करने की कैपेबिलिटी है। अगर हमारे बॉडी में भी अगर ग्रोथ हो रहा है ना, तो हम कहते हैं कि सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, तभी सेल ग्रोथ हो रहा है हमारे बॉडी का। अब देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट जब तक ग्रोथ स्टेज में रहता है, वो लास्ट में जाकर एक स्टेज आएगा जब वो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। तो जब तक प्लांट ग्रोथ कर रहा है, तब तक उसमें जो सेल डिवाइड करते हैं, दैट डिवाइडिंग सेल्स इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंडर में वही सेल्स आएंगे जिनके पास डिवीजन करने की कैपेबिलिटी होती है। अब हम जानेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होता है। भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो डिवाइड कर रहा है, तो परमानेंट टिश्यू क्या करेगा? तो बेटा जब एक एज आएगा ना, तब ट्रीज अपना ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। ऐसा हम कभी नेचर में भी नहीं देख सकते हैं कि वो ट्री ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, वो कभी रुक ही नहीं रहा है। ग्रोथ करेगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब उसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल एक टाइम पे आकर रुकेंगे और वही सेल्स बाद में टेंडेंसी लूज कर देते हैं, वो टेंडेंसी खो देते हैं, फिर उनके पास डिवाइड करने का कैपेबिलिटी नहीं होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड करने की कैपेबिलिटी खो देते हैं, वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाद में परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन लेता है। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू तभी बनेगा जब इसके पास सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। और जिस प्रोसेस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में चेंज होता है, हम उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेड 9 में, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में चेंज होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दूसरा है, परमानेंट टिश्यू दूसरा है। वो दो टिश्यू नहीं होते हैं। परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है जो डिवाइड करने का कैपेबिलिटी खत्म कर चुका होता है। तो अब हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने कैटेगरी के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप टिश्यू पढ़ रहे हो, आइदर इट इज प्लांट टिश्यू और इट इज एनिमल टिश्यू, अगर आप कोई भी टिश्यू पढ़ रहे हो ना, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक को सबसे पहले रखना है प्रायोरिटी में। कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा पूछे गए 9th ग्रेड में। अगर आप पैरेन्काइमा पढ़ रहे हो, कोलेनकाइमा पढ़ रहे हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ रहे हो, एनिमल टिश्यू में भी जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप जो टिश्यू पढ़ रहे हो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर कहीं पूछ रहा है, उसका नेचर अगर पूछ रहा है, तो उसमें आपको यही लिखना है कि वो लिविंग है कि नहीं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी टिश्यू है सारे टिश्यू लिविंग ही होते हैं। अभी हम परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, तो उस परमानेंट टिश्यू में 2 टिश्यू लिविंग होंगे, 1 टिश्यू डेड होंगे। तो ये उसका नेचर है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो जो टिश्यू है वो जिस सेल के बने वो सेल लिविंग है कि नहीं है, उसके सेल वॉल कैसे हैं, उसमें साइटोप्लाज्म कैसा है। अब साइटोप्लाज्म सब में डेंस नहीं होता है। साइटोप्लाज्म डेंस होना मतलब कि उसमें साइटोप्लाज्म का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अगर इसमें पूरे में जेली लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर किया हुआ है ना, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर हम पढ़े हैं कि उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो अगर साइटोप्लाज्म डेंस है, मतलब उसमें साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी ज्यादा है, वो डेंस है, तो वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है। अब सब परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम नहीं लिख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म डेंस होता है। कुछ में साइटोप्लाज्म का क्वांटिटी ज्यादा होता है, कुछ में साइटोप्लाज्म कम होगा। या तो हम ये कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, किसी का सेल वॉल थिक होगा, किसी का सेल वॉल थिन होगा, किसी में सेल्यूलोज ज्यादा होगा, किसी में सेल्यूलोज कम होगा। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है ये हम जानेंगे। दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। अगर वो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो वो डिवीजन करेगा। दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ऑलवेज सिंपल टिश्यू। अब ये क्या कह रहा है कि ये सिंपल टिश्यू ही कहलाता है। बेटा सिंपल टिश्यू होता क्या है? जिस टिश्यू के सेल एक ही टाइप के सेल से बने। आप केमिस्ट्री में एलिमेंट कंपाउंड पढ़ते हो ना, वही चीज यहाँ पे सिंपल और कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल टिश्यू अगर है, इसका मतलब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर में जितने भी सेल्स होंगे ना, वो एक ही टाइप के सेल से बने होंगे, उनके स्ट्रक्चर सेम होंगे। द नेचर ऑफ सेल्स इज ऑलवेज लिविंग। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके कोई भी टिश्यू के सेल्स डेड हो, लेकिन हम परमानेंट टिश्यू में ऐसा कहते हैं। परमानेंट टिश्यू में जब आप पढ़ोगे ना स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, तो उसमें कुछ टिश्यू आएंगे जिसके सेल डेड होंगे, कुछ टिश्यू आएंगे जिसके सेल लिविंग होंगे। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसके सेल्स कभी भी डेड होंगे। नेवर दे आर डेड। The nature of the cells is always living. Their cells are small in size and isodiametric in shape. अब isodiametric क्या होता है बेटा?
आइसोडायमेट्रिक मतलब वो चारों साइड से बराबर है। अगर वो एक्सपैंड हो रहा है, अगर वो फुल रहा है तो वो चारों साइड से बराबर। ऐसा अब नहीं हो सकता है कि एक साइड थिन है, एक साइड ज्यादा फुल गया, एक साइड एक्सपैंड हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर वो एक साइड से एक्सपैंड हो रहा है तो वो बाकी तीनों साइड में भी उतना ही एक्सपैंड होगा जिससे वो बराबर शेप दे, उसे हम कहते हैं आइसोडायमेट्रिक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर में जितने भी सेल्स होते हैं ना वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, वो चारों टाइप तरफ से इक्वली प्रॉपर उनके शेप होते हैं, कभी भी एक साइड से इरेगुलर एक साइड से रेगुलर नहीं हो सकता है। नाउ सी वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के केस में वैक्यूल आप पढ़े हो ना, सेल के जो स्टोरेज ऑर्गन होते हैं, सेल ऑर्गेनेल जो वैक्यूल होता है ये स्टोरेज का काम कर रहा होता है, ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव भी करेगा, ये वाटर न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स को स्टोर भी करेगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में यूजुअली वैक्यूल्स नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। परमानेंट टिश्यू में डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाद में परमानेंट तभी बन रहे होते हैं ना जिस समय की वो डिवीजन नहीं कर पाते हैं। Now they can either be simple or complex। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ही टाइप से बना है, इसके अंदर एक ही कंडीशन हो सकता है जो है सिंपल टिश्यू, क्योंकि इसके अंदर के जितने भी सेल्स होंगे वो एक ही टाइप के सेल से बने होंगे। लेकिन परमानेंट टिश्यू में जो सेल है वो या तो सिंपल होंगे या तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। उसके सेल या तो एक तरीके के बने होंगे या तो उसके सेल डिफरेंट टाइप के भी बनते हैं। यही रीजन है कि जब हम परमानेंट टिश्यू बनाएंगे ना तो उसके फ्लो चार्ट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स अलग रखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सिंपल कॉम्प्लेक्स अलग नहीं रखते हैं क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है। ये जितने भी इसमें सेल होंगे सब एक टाइप के सेल होंगे। तो इन परमानेंट टिश्यू दे कैन आइदर बी सिंपल और दे कैन बी कॉम्प्लेक्स। कुछ टिश्यू जो होंगे वो सिंपल परमानेंट होंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स भी होंगे। द नेचर ऑफ सेल्स कैन आइदर बी लिविंग और नॉन लिविंग। अब इसमें क्या है, परमानेंट टिश्यू में कुछ सेल्स लिविंग भी होंगे, कुछ केसेस नॉन लिविंग भी होंगे जो वहां पे नहीं होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर नॉन लिविंग होगा ना, अगर उसके सेल्स डेड होंगे तो वो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। डिवीजन होने के लिए सेल्स लिविंग चाहिए होता है। यहाँ पे डिवीजन की कैपेबिलिटी खत्म हो गई है तो यहाँ पे चांसेस हो सकता है कि सेल डेड रहे। सपोज दैट स्क्लेरेन्काइमा, उसके एक सेल डेड सेल के बने होते हैं स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सारे सेल्स अगर सेल डिवीजन कर रहे हैं तो वो डेड नहीं हो सकते हैं। डेड सेल कभी भी डिवीजन करने के कैपेबल नहीं होते हैं। नो सी Their cells are large in size and their shape। अब इसके जितने भी सेल्स होंगे वो हमेशा लार्ज इन साइज होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स ऑब्वियसली स्मॉल होते हैं, वो हमेशा उसके सेल्स छोटे छोटे होते हैं। लेकिन परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और उन शेप भी उनकी बहुत लार्ज होती है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में उसकी साइज छोटी होती है और वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, चारों साइड से बराबर होते हैं। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं। अगर यूजुअली वर्ड दिया है इसका मतलब रेयर कंडीशन ऐसा हो सकता है कि जिसमें वो प्रेजेंट हो, वरना ये ज्यादातर यूजुअली एब्सेंट ही रहते हैं। बट हियर इट इज गिवन कि परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: एपिकल मेरिस्टम, लैटरल इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम। 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। अब आपको ये जानना होगा कि अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के हैं तो कौन सा ऐसा बेसिस होगा जिस बेसिस पे कि ये 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। कोई रीजन होगा ना, जैसे हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म है वो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे 2 टाइप में डिवाइड किया गया था, एक था यूनिसेलुलर, एक था मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे, यूनिसेलुलर में नंबर ऑफ सेल 1 होती है, मल्टीसेलुलर में वो मोर देन 2 टाइप ऑफ सेल होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप में क्लासिफाई किए थे। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऐसा क्या चीज रहा होगा जिसके कारण से कि ये 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। तो बेटा वो पोजीशन के बेसिस पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 टाइप में डिवाइड किए हैं। तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 जगह पे लोकेटेड होते हैं। उनकी रीजन होती है वो जहां पे लोकेटेड रहेंगे वो उस एरिया के ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले आती है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जहां भी प्रेजेंट होगी वो टिप पे प्रेजेंट होगा। अब अगर सपोज दैट कोई भी प्लांट हम एग्जांपल लेते हैं तो वो प्लांट में या तो आपका रूट सिस्टम है, वहां पे रूट है, और या तो ये शूट सिस्टम है जिसपे लीफ अराइज कर रही है। सपोज दैट यहाँ लीफ है, सपोज दैट उसमें फ्लावर भी बियर कर रहे हैं।
तो एक पॉइंट आएगा जब उस टिश्यू का स्टेम टिप पे पहुंचेगा। बिल्कुल उसी तरीके से रूट में भी एक पॉइंट आएगा जिस रूट में वो लास्ट में एक टिप पे पहुंचेगा, उसका टिप होगा लास्ट में। तो एपिकल मेरिस्टेम वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो टिप पे प्रेजेंट होता है। वो या तो शूट के टिप पे प्रेजेंट होगा या तो वो रूट के टिप पे प्रेजेंट होगा। वो स्टेम के टिप पे प्रेजेंट है, इसका मतलब कि वो वहां पे सेल का डिवीजन कर रहा है। अगर वो टिप पे डिवीजन कर रहा है तो वो बेटा किस टाइप का ग्रोथ कर रहा होगा? अगर हम कह रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिर्फ स्टेम के टिप पे प्रेजेंट है और रूट के टिप पे प्रेजेंट है, तो टिप पे प्रेजेंट होकर वहां पे सेल डिवीजन करने का मतलब क्या हो सकता है? देखो, टिप पे अगर डिवीजन हो रहा है मतलब वो उसके लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। अगर किसी चीज स्टेम के टिप पे है, अगर वो वहां पे डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हम एक ही चीज समझ सकते हैं कि वो वहां उसके लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। लेंथ को इंक्रीज करने के लिए ही चीजें लास्ट के टिप से इंक्रीज की जाती है। वहां पे सेल डिवीजन हो रहा है, अब यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है मतलब ये यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पे सेल डिवाइड करेगा, ये यहाँ पहुंचेगा। अगर रूट में हम ले यहाँ पे सेल डिवीजन है, ये थोड़ा नीचे आएगा, फिर सेल डिवीजन है, तो ये बेटा लेंथ को इंक्रीज कर रहा होता है। अब हम पढ़ेंगे लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है। अब आपके प्लांट में लेंथ तो इंक्रीज हो गई, अब बेटा कोई ऐसा सोर्स होगा ना, चौड़ाई भी तो बढ़ना है। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं ना कि प्लांट अगर नया नया फॉर्मेशन हो रहा है वैसे ही बार्क बन जा रहा है। प्लांट जब फॉर्मेशन लेता है, जब वो बेबी प्लांट रहता है, धीरे धीरे पहले स्टेम बनेगा। सपोज दैट इन हायर प्लांट्स, मैंगो ट्री, ऐसा तो नहीं है ना कि मैंगो ट्री में जैसे वो बेबी प्लांट है वैसे ही बार्क बन गया। पहले वो थिन रहेगा, स्टेम रहेगा, वो ग्रीनिश स्ट्रक्चर रहेगा, बाद में जाके वो बार्क बनेगा, धीरे धीरे वुडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन लेगा, तो वो धीरे धीरे चौड़ा हो रहा होता है, वो उसका डायमीटर बढ़ रहा होता है। शुरू से ऐसा नहीं कह सकते हैं ना कि कोई बेबी प्लांट है वहां पे बार्क का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा होता है क्या? धीरे धीरे बार्क का फॉर्मेशन तब होगा जब वो प्लांट ओल्ड होगा, उसमें वुडी स्ट्रक्चर होगा, शुरू में वो ग्रीन स्टेम ही रहेगा और वो पतला रहेगा, बार्क थिक होता है। तो क्या होता है ना कि प्लांट में थिकनेस भी इंक्रीज करना मैटर करता है। तो ये काम करता है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम क्या कर रहा है? ये हमारे बार्क में प्रेजेंट है, ये स्टेम के पोर्शन में प्रेजेंट है, ताकि ये इसके ब्रॉडनेस को इंक्रीज करे, ये उसके डायमीटर को इंक्रीज करे। अगर एपिकल मेरिस्टेमेटिक लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक उसका ब्रेथ इंक्रीज करेगा। ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक यहाँ पे नहीं हो सकता है, ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक को काम है ये डायमीटर इंक्रीज करेगा, हम डायमीटर कहते हैं। अगर हम कह रहे हैं ना कि वो ब्रॉडर हो रहा है, प्लांट्स के जो स्टेम है वो ब्रॉड हो रहे हैं, तो वो डायमीटर इंक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो स्टेम के रीजन में प्रेजेंट रहे। तो ये है हमारा लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो उसके लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। अब बचा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता क्या है? अब अगर हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हम नोड किसको कहते हैं। नोड किसको कहते हैं? किसी को आइडिया है नोड किसको कहते हैं? एनीवन इज हैविंग एनी आइडिया नोड? व्हाट इज नोड? नाउ सी, नोड क्या होता है? नोड प्लांट के स्टेम पे वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहां पे कि लीफ उससे अटैच है। अगर ये आपका स्टेम है तो यहाँ पे अगर लीफ है तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नोड है। नोड वैसा पॉइंट है जहां पे कि स्टॉल का आकर स्टेम पे जुड़ता है, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम नोड कहते हैं। तो सपोज दैट मान लेते हैं एक लीफ यहाँ पे है, मान लेते हैं उस स्टेम में दूसरा लीफ यहाँ पे है, तो एक नोड यहाँ है, इस नोड से क्या है, ये लीफ कनेक्टेड है स्टेम के पास। सपोज दैट नीचे भी एक लीफ है, तो आप देखते हो प्लांट में हर थोड़े थोड़े गैप पे लीफ रहता है। तो जो नोड अटैचमेंट है, नेक्स्ट नोड जो है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इसके बीच के जो स्पेस होते हैं ना, हम उस स्पेस को कहते हैं इंटरनोड। हम कहते हैं कि दो नोड के बीच के स्पेस को इंटरनोड कहते हैं। और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंटरनोड में प्रेजेंट होती है, वो दो लीफ के बीच के स्पेसेस को इंक्रीज कर रही है। अगर वो इंटरनोड में प्रेजेंट है, इसका मतलब वो हर लीफ के दो लीफ के बीच के स्पेसेस को इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब एपिकल मेरिस्टेम क्या किया? ये प्लांट के लेंथ को इंक्रीज किया। लैटरल मेरिस्टेम क्या किया? ये प्लांट के गर्थ को इंक्रीज किया, ब्रेथ को इंक्रीज किया, डायमीटर बढ़ाया। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है? ये हर दो लीव्स के बीच के स्पेसेस को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि दो नोड के बीच में अगर इंटर नोड है, इसका मतलब नोड है तो लीफ होगा, लीफ होगा ना। अगर ये दो नोड है, इसका मतलब ये लीफ ही वहां पे अटैच है ना, तो दो नोड के बीच में इंटर नोड कह रहे हैं, मतलब वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि दो नोड के बीच के स्पेसेस को इंक्रीज कर रहा है। तो ये चीज हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है।
कि कौन सी मेरिस्टेम टिश्यू कौन सा फंक्शन कर रही होती है। तो बेटा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है वो लेंथ इंक्रीज कर रही होती है। एपिकल मेरिस्टेम, आप अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर किसी टिश्यू को नाम दे रहे हो ना तो आप मेरिस्टेम भी कह सकते हो। आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको एपिकल मेरिस्टेम भी कह सकते हो। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या किया, इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। वो लेंथ इंक्रीज करेगा स्टेम का भी और वो लेंथ इंक्रीज करेगा रूट का भी, क्योंकि दोनों के टिप पे प्रेजेंट है। वो अगर स्टेम के टिप पे प्रेजेंट है तो वो रूट के टिप पे भी प्रेजेंट है। अब है लैटरल मेरिस्टेम, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम क्या कर रहा है, इट इंक्रीजेस द ब्रेथ डायमीटर और गर्थ ऑफ द स्टेम। अब बेटा इंटरनोड क्या कर रहा है, सॉरी इंटरकैलरियर क्या कर रहा है, it increases the space between two nodes। तो ये है हमारे तीनों एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम के तीन फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होती है। These tissues are completely grown and have lost the ability to divide। ये टिश्यू जो है, अब एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो डिवीजन की कैपेबिलिटी लॉस्ट कर चुकी है, जो डिवीजन करने की कैपेबिलिटी खो चुकी है। तो एक्चुअली में परमानेंट टिश्यू इज अ टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओनली। परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है जिसके पास टेंडेंसी नहीं है डिवाइड करने की। तो दीज टिश्यूज आर कंप्लीटली ग्रोन एंड हैव लॉस्ट। कंप्लीटली ग्रोन मतलब अब वो प्लांट की वो प्लांट उस स्टेज में आ गया जिस स्टेज में अब वो प्लांट को फर्दर ग्रोथ नहीं करना है। These tissues are completely grown and have the lost the ability to divide. The process in which meristematic tissue adopt a permanent shape, size and function is called differentiation. Differentiation क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अब एक परमानेंट शेप मिल गया, परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन। इसका मतलब अब वो डिवीजन नहीं कर सकता, अब उसको सब कुछ परमानेंट मिल गया। अभी हम बताए थे कि जिस प्रोसेस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बन रहा होता है, हम उसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं, राइट। अब देखो परमानेंट टिश्यू सिंपल और कॉम्प्लेक्स होता है। अभी हम आपको बताएं सिंपल, परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या होता है, सिंपल टिश्यू वो होते हैं, वो परमानेंट टिश्यू है, देयर सेल्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। अब इसके अंदर में जितने भी सेल होंगे वो एक ही तरह के होंगे, लेकिन ऐसा कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स में दो या दो से ज्यादा टाइप के सेल से बने रहते हैं वो टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू जो होंगे ना परमानेंट टिश्यू में, उसमें आएंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा की फंक्शन क्या होती है। लेट्स सी, ये है हमारा पैरेन्काइमा, ये है हमारा कोलेनकाइमा टिश्यू और ये है हमारा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। अब एक चीज हमेशा याद रखना है आप लोगों को, अभी हम बताए थे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऐसी चांसेस नहीं होती है कि उनके सेल्स डेड हो, वो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। लेकिन परमानेंट टिश्यू में अभी हम पढ़े थे कि परमानेंट टिश्यू में ऐसी केसेस होती हैं जिसमें सेल जो है कुछ सेल डेड होंगे, कुछ सेल लिविंग होंगे। तो बेटा ये जो पैरेन्काइमा है, ये है पैरेन्काइमा, ये है कोलेनकाइमा और ये है स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के जितने भी सेल्स होंगे वो सारे सेल्स लिविंग ही होंगे। कोलेनकाइमा के अंदर में जितने सेल होंगे वो सारे सेल्स लिविंग होंगे। बेटा स्क्लेरेन्काइमा के सेल डेड होते हैं, पैरेन्काइमा के सेल्स जो हैं वो लिविंग होंगे।
कॉलेनकाइमा के सेल्स भी लिविंग होंगे और स्क्लेरेनकाइमा के जितने भी सेल्स होंगे वो सारे सेल्स डेड होंगे। अब हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कॉलेनकाइमा की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और स्क्लेरेनकाइमा की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। अब हम तीनों को एक ही चार्ट पे रखकर कंपैरिजन भी कर लेंगे, हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी जान जाएंगे। ये है आपका पैरेन्काइमा, ये है आपका कॉलेनकाइमा, ये है आपका स्क्लेरेनकाइमा। बेटा पैरेन्काइमा क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल्स आर फाउंड इन एवरी सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के जितने भी पार्ट सॉफ्ट होंगे ना, जैसे हमारे बॉडी में क्या कहते हैं कि हमारे बॉडी में बोन और कार्टिलेज होता है। बोन होते हैं जो टफ स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन कार्टिलेज क्या कहते हैं कि वो सॉफ्ट बोन होता है। हमारे बॉडी में जो ईयर है, आउटर ईयर जिसको हम पिन्ना कहते हैं, हमारे नोज के जो टिप है, ये सब क्या होती है, सॉफ्ट पार्ट होती है। तो हम कहते हैं कि सॉफ्ट पार्ट जो होती है वहां पे कार्टिलेज होती है। प्लांट्स में जितने भी सॉफ्ट पार्ट होंगे उसमें पैरेन्काइमा सेल्स ही होते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर जो पैरेन्काइमा सेल्स होंगे ना, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। तो जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है इसका मतलब वो सॉफ्ट पार्ट में ही प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम कह रहे हैं कि भाई इस चीज में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है तो वो ऑब्वियस बात है, हार्ड होगा। सॉलिड में हम कभी कहते हैं क्या कि उसमें सॉलिड में इंटरसेलुलर स्पेस होता है? सॉलिड में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। उसमें अगर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है इस कारण से वो टफ होता है। लेकिन जिसमें लिक्विड है, लिक्विड फ्लो कर रही है, गैसेस तो एक जगह से दूसरी जगह भाग जा रही है, क्यों? क्योंकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस है मतलब वो सॉफ्ट है। पैरेन्काइमा के सेल्स में स्पेस होती है जिस कारण से वो सिर्फ सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। अनस्पेशलाइज्ड सेल्स कंसिस्ट ऑफ थिन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब अगर हम कह रहे हैं कि पैरेन्काइमा का सेल में जो सेल वॉल है वो सेल वॉल कैसा होगा, तो बेटा उसका सेल वॉल हमेशा पतला होता है। सेल वॉल भी मैटर करता है अलग अलग सेल्स, अलग अलग टिश्यूज में। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो हम कहेंगे कि इसके सेल वॉल जो होते हैं ये सेल्यूलोज और पेक्टिन उसमें भरी रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सेल वॉल जो होती है वो थिन सेल वॉल थिन होती है, बहुत पतली होती है। इसका मतलब उसमें सेल्यूलोज की क्वांटिटी कम है। अगर उसमें पेक्टिन है, पेक्टिन की क्वांटिटी कम है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल होंगे उसके सेल वॉल बहुत थिन होंगे, उसके सेल वॉल जो होंगे वो सेल्यूलोज के बने होंगे। ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि कॉलेनकाइमा के अंडर में जो सेल वॉल होंगी उसमें सेल्यूलोज के साथ पेक्टिन भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल है वो सिर्फ सेल्यूलोज के बने होंगे। इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन सेल्स। इनके टिश्यू के अंदर में जितने भी सेल्स होंगे सारे सेल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होंगी। कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एट मैच्योरिटी। इसमें लिविंग सेल्स ही होते हैं। फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड। अब आपसे पूछेगा, कभी भी आपसे किसी टिश्यू का एक फंक्शन नहीं पूछ सकता है, मेन फंक्शन के साथ साथ उससे सब्सिडरी फंक्शन भी पूछता है। हमारे पैरेन्काइमा में सबसे मेन फंक्शन होता है कि वो फूड स्टोरेज कर रहा है। अगर आपसे पूछ रहा है ना कि आपको बहुत सारे फंक्शन लिखने हैं पैरेन्काइमा में, आप सबसे पहले लिखोगे तो वो स्टोरेज ऑफ फूड कर रहा है, क्योंकि वो उसका प्रायोरिटी फंक्शन है। हम पैरेन्काइमा को फूड स्टोरेज टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि उसका मेन फंक्शन है कि वो फूड स्टोर कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सिर्फ फूड ही स्टोर कर रहा है, वो फूड स्टोरेज के साथ गैसियस एक्सचेंज भी कर रहा है। उससे गैसेस इंटर कर रही है, एग्जिट कर रही है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। फ्लोटिंग ऑफ एक्वेस प्लांट्स आर द मेजर फंक्शन। अब ये क्या कह रहा है कि पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है वो फ्लोटिंग करने में भी हेल्प करता है। ये एक बहुत बड़ी टॉपिक है पैरेन्काइमा में कि पैरेन्काइमा दो टाइप के सेल से बनी होती है, वो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब कॉलेनकाइमा सेल्स आर फाउंड इन पेटियोल, लीव्स एंड यंग स्टेम। आप जानते हो पेटियोल होता क्या है? पेटियोल क्या होता है? अगर हम कह रहे हैं कि ये लीफ है तो ये लीफ की डंडी है जिसको हम स्टॉल्क कहते हैं। स्टॉल्क कहते हैं ना, जो पत्ते की डंडी होती है, तो वो पत्ते की डंडी जो स्टॉल्क होती है ना, उसी स्टॉल्क को हम पेटियोल भी कहते हैं। तो कॉलेनकाइमा सेल्स जो है वो पेटियोल में प्रेजेंट होगा, वो लीव्स में भी प्रेजेंट होगा, इंटायर लीफ में प्रेजेंट होगा, वो यंग स्टेम में प्रेजेंट होगा। जो स्टेम यंग स्टेज में होते हैं वो यंग स्टेम में। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये तब बार्क में नहीं होगा, ये जब स्टेम छोटे होते हैं ना, यंग होते हैं ना, तो ये उसी टाइम में प्रेजेंट होते हैं। नो, दे आर स्पेशलाइज्ड सेल, प्रॉपर सेल होंगे,
प्रॉपर फंक्शन करेंगे, सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रॉपर वे में होंगे। कंसिस्ट ऑफ एन अनइक्वली थिन सेल वॉल। अनइक्वली थिन सेल वॉल मतलब इसमें सेल वॉल होंगी लेकिन वो चारों साइड से अनइक्वल होगी। एक साइड अगर जितना चौड़ा होता है ना उसका सेल वॉल, वो सेल वॉल दूसरी तरफ उतना चौड़ा नहीं होगा। हम क्या कह रहे हैं, अनइक्वली होगा। मतलब अगर एक साइड का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो एक साइड 1 होगा, एक साइड 3 होगा, एक साइड 4 होगा, तो वो अनइक्वली है, लेकिन वो सेल वॉल हमेशा थिन ही होंगी। नाउ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। अब यहाँ पे देखिए सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अभी तक हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, नहीं, सेल वॉल पेक्टिन का भी बना होता है। पेक्टिन भी उसकी एक ऐसी कंसिस्टेंसी है जो सेल वॉल में रहती है। तो पैरेन्काइमा के सेल वॉल में सिर्फ सेल्यूलोज है, पेक्टिन नहीं है। कोलेनकाइमा के सेल वॉल में सेल्यूलोज भी है, पेक्टिन भी प्रेजेंट है। नो और लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन सेल। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोलेनकाइमा टिश्यू है तो उसके सेल में या तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो पैरेन्काइमा की तरह नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत छोटा छोटा इंटरसेलुलर स्पेस होगा, या तो नहीं भी हो सकता है। दोनों केसेस होते हैं कोलेनकाइमा टिश्यू के सेल में। उसके सेल के टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेल कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एज मैच्योरिटी, मतलब इसमें भी जो मैच्योरिटी के स्टेज तक सेल्स लिविंग ही होंगे, सेल्स डेड सिर्फ इसमें होंगे। सेल पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा में डेड नहीं हो सकते हैं। अब देखिए, प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारे बॉडी में स्केलेटन कर रहा होता है वो यहाँ पे कोलेनकाइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। रेजिस्टिंग बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग बाय विंड आर द मेजर फंक्शन। रेजिस्टिंग मतलब आप फिजिक्स में रेजिस्टेंस पढ़े होंगे। रेजिस्टेंस कहता है कि वो रुकावट होता है किसी चीजों में। हम कहते हैं कि अगर कोई भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो उसके बीच में वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, रेजिस्टिंग बेंडिंग मतलब अगर कोई चीजें बेंड हो रही है, स्ट्रेच हो रही है, तेज हवा आती है ना तो कोई चीज खिंचाकर टूटकर वो डाल गिर जाती है, तो कोलेनकाइमा एक हद तक उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है। मतलब वो ज्यादा बेंडिंग करने से, थोड़ा बहुत बेंडिंग चाहिए बेटा। अगर आपकी लीफ है ना तो लीफ बेंड करेंगे। अगर टेंड्रिल है, जो लत्तर लगते हैं, जो कहते हैं ना कि छोटे छोटे लत्तर होते हैं, टेंड्रिल जो स्ट्रक्चर होते हैं पतले पतले, वो बेंड होना अलग चीज होता है। ये कह रहा है कि विंड के कारण जो स्ट्रेचिंग हो गया, अगर तेज हवा आता है तो तुरंत में बेंड हो जाता है, तुरंत में चीजें मुड़ जाती है, वो रेजिस्ट करता है, मतलब वो उससे बचाता है, वो बेंडिंग होने से बचा रहा है, वो खिंचाने से बचा रहा है चीजों को जब विंड का एक पूरा अचानक से अटैक आ रहा है तो। नो सी स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा इज फाउंड इन द मैच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्क्लेरेनकाइमा हर प्लांट के मैच्योर पार्ट में मिलेंगे। अगर कोई प्लांट स्टेम है ना, ग्रीन स्टेम है, थिन स्टेम है, तब वहां पे स्क्लेरेनकाइमा नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? जब आपका स्टेम बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है, जब जाके वो बार्क बनेगा तब जाके वहां पे मिलेगा। स्क्लेरेनकाइमा आपको मिलेगा कोकोनट में। कोकोनट के बाहर जो ब्राउन लेयर होता है ना, हार्ड लेयर, हस्क ऑफ कोकोनट, वो हस्क ऑफ कोकोनट में मिलेगा। तो ये सारे उसी पार्ट में मिलेंगे जहां पे कि वो पार्ट मैच्योर हो चुका है, ये डेवलपिंग स्टेज में नहीं मिलेंगे। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोलेनकाइमा जो है ये यंग स्टेम में मिल रहा है। स्क्लेरेनकाइमा स्टेम तो दूर की बात है, ये फ्रूट या कोई भी चीज के यंग पार्ट में नहीं मिलेंगे। जब वो प्रॉपर मैच्योर हो जाएगा वो उसके मैच्योरिटी पार्ट में ही प्रेजेंट रहेंगे। दिस कंसिस्ट ऑफ अ थिक एंड रिजिड सेल वॉल। अब आपको पता होना चाहिए रिजिड क्या होता है। रिजिड होता है, रिजिड का मतलब वो मुड़ेगा नहीं। हम कहते हैं सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड रिजिड है, सॉलिड मुड़ता नहीं है। तो जो चीज बेंड नहीं हो रहा है ना वो रिजिड होता है। तो कंसिस्ट ऑफ थिक एंड रिजिड सेल वॉल, इसके सेल वॉल थिक होंगे। पैरेन्काइमा में सेल वॉल थिक नहीं थे, कोलेनकाइमा में सेल वॉल थिक नहीं थे, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में सेल वॉल थिक होंगे। वो चौड़े भी होंगे चारों तरफ से और वो रिजिड भी होंगे, वो बेंड भी नहीं करेंगे, वो टफ स्ट्रक्चर होगा एज लाइक सॉलिड। बार्क है हमारे प्लांट्स में, तो वो बार्क कभी आप देखते हो क्या कि वो बार्क बेंड कर रहा है? वो बेंड नहीं करेगा, वो रिजिड है। क्यों? क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा के सेल के ही सेल वॉल रिजिड है। वो खुद ही जब टफ स्ट्रक्चर है तो वो जिस चीजों का फॉर्मेशन देगा वो भी इसलिए बेंड नहीं होगा। नारियल सब इंसान के बस की बात नहीं होती है कि वो नारियल के छिलके को हटा दे, बहुत टफ कवरिंग होता है। तो क्या कहते हैं कि इसकी जो टफ कवरिंग होती है ना वो बेंड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। नो सी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ वाटर प्रूफिंग लिग्निन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है
कि सेल वॉल जो है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के सेल्स में, उसमें उसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, उसकी कंसिस्टेंसी लिग्निन होती है। लिग्निन जो है ना, ये वाटर प्रूफिंग लिग्निन होती है, वो वाटर प्रूफ होता है, वो वाटर एब्जॉर्ब करने नहीं देगा, वो वाटर प्रूफ है। तो आप 3 टाइप का केसेस पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो कि पैरेन्काइमा के सेल का जो सेल वॉल है उसमें सिर्फ सेल्यूलोज होगा, कोलेनकाइमा के जो सेल वॉल है सेल के, उसमें सेल्यूलोज और पेक्टिन होगा, और स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन प्रेजेंट होता है। अब नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन सेल। स्क्लेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि ये सारे रिजिड पार्ट में प्रेजेंट है, जो टफ स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होता है। इसके सेल्स जो हैं वो टफ होते हैं, तो अगर उसके सेल्स के सेल वॉल रिजिड है, इसका मतलब वो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं हो सकता है। जो चीजें रिजिड है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होगा। कोलेनकाइमा में केसेस 2 थे, या तो इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा सा होगा या तो वो नहीं होगा। पैरेन्काइमा में प्रॉपर इंटरसेलुलर स्पेस थे, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ कंडीशन नहीं हो सकती है कि थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस रह जाएगा तो क्या होगा, नहीं रह सकता है, क्योंकि ये टफ जगह पे प्रेजेंट होता है। कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एट मैच्योरिटी, ये लिविंग थी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा भी लिविंग थी, स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स है। ये सारे सेल्स इसमें डेड होते हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि ये रिजिड है, ये हार्ड है, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट। प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर द मेजर फंक्शन, ये प्रोटेक्शन भी करेगा। ये प्रोटेक्शन अगर कर रहा है, इसका मतलब ये बाहर से चीजों को अंदर नहीं आने दे रहा है। तो जो चीजें प्रोटेक्शन कर रही होती है ना, उस सेल के बीच में स्पेसेस ऐसे भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि बेटा अगर वो बीच में कोई भी प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब वो बाहर से चीजों को अंदर आने नहीं दे रहा है। अगर 2 सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा तो वो उसके सोर्स से इंटर करेगा ना, तो वो प्रोटेक्शन कैसा प्रोवाइड कर रहा है? तो वो प्रोटेक्शन अगर प्रोवाइड कर रहा है मतलब उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, वो पैक है, तभी वो चीजों को नहीं आने। स्पेस रहेगा तो वो जाएगा, चीज जाएगा अंदर, वो जर्म्स रोकना भी चाहेगा ना, वो बैक्टीरिया जर्म्स उसमें जाएगा। तो कभी भी कोई चीज अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें स्पेस नहीं हो सकता इंटरसेलुलर। एंड दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट। अब जितने भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के सेल होते हैं वो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर मिनरल्स है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये 3 आपके मेन फंक्शन है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के। अब है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है अभी हम बताएं। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं, ये एक सेल के बने हुए नहीं होते हैं, इसके सेल बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये 2 टाइप के होते हैं, या तो वो जाइलम होंगे या तो वो फ्लोएम होंगे। हम जाइलम और फ्लोएम को कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, वो चीजें कंडक्ट कर रही होती है, या तो वो जाइलम है या तो वो फ्लोएम है, दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यू है, वो चीजें कंडक्ट कर रही है। अब मैटर करता है कि वो कंडक्ट कर क्या रही है। जो जाइलम कंडक्ट कर रहा है ना वो फ्लोएम कंडक्ट नहीं करेगा। तो जाइलम क्या कर रही है, ये आप पहले भी पढ़े हो प्रीवियस क्लासेस में भी, कि जाइलम जो है ये वाटर कंडक्ट कर रहा होता है और फ्लोएम जो है ये फूड कंडक्ट कर रहा होता है। तो जाइलम हमेशा वाटर कंडक्ट करेगा। तो हम पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जाइलम जो है ये वाटर कंडक्ट कर रहा है और फ्लोएम जो है ये हमारा फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है। अब देखिए जाइलम अगर वाटर कंडक्ट कर रहा है तो उसके पास वाटर कंडक्ट करने का क्या सोर्स हो सकता है, सिर्फ रूट से ही वो वाटर कंडक्ट कर सकता है। स्टोमाटा से वाटर इंटर नहीं करता है, स्टोमाटा से वाटर एग्जिट कर सकता है। ट्रांसपीरेशन पढ़े होंगे, हमारे बॉडी में स्वेटिंग होता है, हमारे स्किन से वाटर रिलीज होती है, लेकिन कभी भी हम देखेंगे प्लांट्स में जो वाटर रिलीज होती है ना उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो वो स्टोमाटा से वाटर रिलीज हो सकती है लेकिन वाटर इंटर नहीं हो सकती है। तो रूट ही एक सोर्स है जहां से वाटर इंटर कर सकता है। तो अगर वो रूट सोर्स है तो ऑब्वियस सा बात है वो नीचे से ऊपर के ही डायरेक्शन में जाएगा वाटर, क्योंकि रूट अगर वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये ऊपर के साइड में ही जाएगा, स्टेम के साइड जाएगा। लेकिन फ्लोएम में जो फूड कंडक्ट हो रहा है तो वो फोटोसिंथेसिस कहाँ कर रहा है, किसको हम कहते हैं कि वो किचन ऑफ द प्लांट है, लीफ किचन ऑफ द प्लांट होता है। तो अगर फ्लोएम फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि उसका लीफ सबसे ऊपर नहीं हो, लीफ तो सारे जगह प्रेजेंट है ना, सबसे ऊपर है, सबसे नीचे है, बीच के सेक्टर में है, स्टेम में।
तो ये बाई डायरेक्शन है, ये यूनिडायरेक्शन नहीं हो सकता है। ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फूड भेजेगा, एक जगह से दूसरी जगह फूड भेजेगा फोटोसिंथेसिस करके। क्यों? क्योंकि भाई ये अगर टिश्यू है, तो ये अगर प्लांट है, इस प्लांट में ये अगर लीफ है, तो जरूरी नहीं है ना कि इसी लीफ में सिर्फ फोटोसिंथेसिस हो, या ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी लीफ में फोटोसिंथेसिस हो। फोटोसिंथेसिस तो किसी भी लीफ में हो रहा है, तो ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है फूड को लेकर। लेकिन जाइलम के केस में जब वाटर कंडक्ट होगा, तो ये एक ही डायरेक्शन में जा सकता है ना। ये रूट में ऑब्जर्व और तो कोई सोर्स है नहीं, और रूट प्लांट का सबसे नीचे का पार्ट है, तो वो नीचे से ऊपर भेजेगा। तो हम क्या कहते हैं कि जाइलम है, जाइलम यूनि डायरेक्शन में फॉलो करता है, ये एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकता है वाटर। लेकिन ये तो बाई डायरेक्शन हो सकता है, ये तो दोनों डायरेक्शन में भेज सकता है ना। अब ये है कंपोनेंट ऑफ जाइलम। जाइलम में 4 कंपोनेंट होते हैं। पहले कंपोनेंट है ट्रैकेट्स, दूसरे है वेसल, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, चौथा है जाइलम फाइबर। किसी किसी राइटर की बुक में आप देखोगे ना कि जाइलम फाइबर को जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी लिखा होता है। आप हमेशा देखोगे जाइलम स्क्लेरेन्काइमा हमेशा रहेगा, या तो फाइबर होगा या तो वो आपका स्क्लेरेन्काइमा होगा। अब ट्रैकेट्स और वेसल्स क्या कर रहे हैं? जाइलम के ट्रैकेट्स और वेसल्स वाटर कंडक्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। जिसमें ट्रैकेट्स क्या होता है? ट्रैकेट्स के टैपरिंग एंड होते हैं। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि टैपरिंग एंड क्या होता है। टैपरिंग एंड क्या होता है? सपोज दैट कि ये एक पार्ट है, ये उसका कंपोनेंट है जाइलम का, ये जाइलम जाके नीचे में इस टाइप से बंद हो जाए, वी लाइक स्ट्रक्चर का वो फॉर्मेशन दे रहा है, लास्ट में जाके वो क्लोज हो जाए, एक टिप बनाकर एक पॉइंट पे जाके क्लोज हो। क्लोज तो ऐसा भी हो सकता है ना, क्लोज तो ये भी हो सकता है, लेकिन टैपरिंग एंड मतलब वो जाके पॉइंट का फॉर्मेशन देके क्लोज हो, तो हम कहते हैं कि उसका टैपरिंग एंड है। तो ट्रैकेट्स जो है, ट्रैकेट्स के टैपरिंग एंड होते हैं, लेकिन वेसल के टैपरिंग एंड नहीं होते हैं। तो अगर इसमें टैपरिंग एंड है तो बेटा वाटर जाएगा कैसे? ये तो जाके एक पॉइंट पे बंद हो गया, तो ये वाटर कंडक्ट करेगा कैसे? तो उसमें छोटे छोटे पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो होल्स होते हैं ना छोटे छोटे, इससे वाटर कंडक्शन होती है, क्योंकि उसके पास टैपरिंग एंड है, वहां पे एंड बंद है, वहां से वाटर जाएगा ही नहीं दूसरी जगह। तो वहां पे क्या होगा? छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, हर जगह छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे। इस पोर्स को हम लोग पिट्स कहते हैं। तो ट्रैकेट्स और वेसल्स वाटर कंडक्शन में हेल्प करेंगे, और जाइलम पैरेन्काइमा वही काम करेगा जो पैरेन्काइमा काम कर रहा होता है। जाइलम पैरेन्काइमा फूड को ही कंडक्ट करेगा, फूड को ही स्टोर करेगा वो। और ये जो जाइलम फाइबर है, दैट मीन जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये हमेशा मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करेगा। तो 4 कंपोनेंट हुए हमारे कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम में। एक हो गए ट्रैकेट्स, एक हो गए वेसल्स, एक हो गए जाइलम पैरेन्काइमा और एक हो गए जाइलम फाइबर। तो ट्रैकेट्स और वेसल्स कर रहे हैं कंडक्शन ऑफ वाटर, जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड, जाइलम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। तो सबसे पहले हमें जानना है कि फ्लोएम में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। बेटा फ्लोएम में भी 4 ही कंपोनेंट होते हैं, जाइलम में भी 4 ही कंपोनेंट होते हैं। तो 4 कंपोनेंट्स जो फ्लोएम के होते हैं, एक है सीव ट्यूब एलिमेंट, एक है कॉम्पेनियन सेल, एक है फ्लोएम पैरेन्काइमा और एक होते हैं फ्लोएम फाइबर, जो वहां पे जाइलम फाइबर हम लोगों ने पढ़ा था। तो सीव पोर जो होती है, ये सीव पोर कंपोनेंट नहीं होती है। सीव एलिमेंट जो होते हैं ना, वो सीव एलिमेंट, एक सीव एलिमेंट से दूसरे सीव एलिमेंट में जो फूड कंडक्ट होती है, उसके बीच के पार्टीशन को हम सीव पोर, वो स्पोर्स के थ्रू जाती है। तो सीव पोर एक कंपोनेंट नहीं होता है, वो सीव ट्यूब एलिमेंट का पार्ट होता है जिससे फूड कंडक्ट होती है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में। तो सीव ट्यूब एलिमेंट, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ये 4 कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट नहीं होता है, ये सीव ट्यूब एलिमेंट का ही पार्ट होता है। तो सीव ट्यूब एलिमेंट और कॉम्पेनियन सेल, ये दोनों मिलकर फूड का कंडक्शन करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करेंगे, फ्लोएम फाइबर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। हम जाइलम कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम में भी यही पढ़े थे
कि वहां पे ट्रैकेट्स और वेसल्स थे जो कंडक्शन ऑफ वाटर कर रहे थे। यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल है जो कंडक्शन ऑफ फूड कर रहे हैं। वहां जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड का काम कर रहा था, यहाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा भी स्टोरेज ऑफ फूड करेगा। वहां जाइलम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ भी फ्लोएम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करेगा। अब एक हमारा मेन टॉपिक आता है, उसके पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जाइलम और फ्लोएम के दो डिफरेंसेस होते क्या है। अगर आपसे पूछता है कि गिव द डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंशिएट क्या होता है, तो जाइलम इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। जाइलम के फंक्शन क्या है कि ये वाटर और मिनरल्स, वाटर अगर कंडक्ट कर रहा है ना तो बेटा वो मिनरल भी कंडक्ट करता है। तो वाटर और मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, वो रूट से लीफ में वाटर और मिनरल कंडक्ट कर रहा है। फ्लोएम फूड कंडक्ट कर रहा होता है लीफ से ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीफ में ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो फूड वहीं से जाएगा, और जिस प्रोसेस से फूड एक जगह से दूसरे जगह जाता है हम उस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से फूड एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। तो फ्लोएम में क्या है, इट कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीफ, लीफ में खाना बन रहा है, किचन ऑफ द प्लांट है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो वो लीफ से पूरे प्लांट के पार्ट में जाएगा। जाइलम जो होते हैं उसमें मेनली डेड एलिमेंट ही होता है मैक्सिमम, फ्लोएम में मेनली लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि किस टिश्यू के जो सेल्स है, जाइलम क्या है, जाइलम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है, तो ऑब्वियस सा बात है वो भी सेल का बना है। जैसे पैरेन्काइमा में सेल लिविंग थे, कोलेनकाइमा में सेल लिविंग थे, स्क्लेरेन्काइमा में सेल डेड थे, तो वैसे ही जाइलम में जो सेल होंगे वो डेड होंगे। एक चीज हमें हमेशा याद रखना है, जाइलम और फ्लोएम के सेल को एलिमेंट बोला जाता है। हम एलिमेंट टर्म यूज करते हैं जाइलम और फ्लोएम के सेल्स के लिए। हम हमेशा कभी भी ये नहीं कह सकते कि उसका सेल कितना है, हम कहते हैं एलिमेंट कितना है। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड एलिमेंट। ये डेड एलिमेंट का बना हुआ, इसके जो सेल्स होते हैं मैक्सिमम डेड होते हैं, और इसमें मेनली लिविंग एलिमेंट होते हैं। नाउ ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शन। अभी हम बताएं कि रूट से अगर ऊपर जा रहा है उसके पास तो एक ही सोर्स है, अरे भाई वो रूट से ही भेजेगा, और तो कोई सोर्स है नहीं कि वहां से पानी ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो रूट से ऊपर एक डायरेक्शन में भेज रहा है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल, ये दो डायरेक्शन में भेज सकता है ना, सबसे ऊपर में ही तो लीफ नहीं हो सकता है, सबसे नीचे में ही तो लीफ नहीं हो सकता है। कोई भी लीफ किचन ऑफ द प्लांट का काम कर रहा है, कोई भी लीफ फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ये बाई डायरेक्शन है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लेकिन ये यूनि डायरेक्शन होगा। इट हैज 4 टाइप ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे सेल है जो कि यहाँ पे एलिमेंट का काम कर रहे थे, यही सेल एलिमेंट होता है। तो इट हैज 4 टाइप ऑफ सेल, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। यहाँ पे इट हैज 4 टाइप ऑफ सेल्स, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये 4 उसके सेल्स हैं, या तो ये 4 उसके एलिमेंट हैं। कभी भी अगर ऐसा पूछ रहा है कि आप उसका एलिमेंट बताओ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जाइलम और फ्लोएम के सेल को हम लोग एलिमेंट ही कहते हैं। तो अगर सेल है तब भी यही 4 है, एलिमेंट है तब भी यही 4 है। यहाँ पे फ्लोएम में अगर सेल है, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब, कंपेनियन एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो यही उसका एलिमेंट भी है। अब हम बढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब जब सारे टिश्यू खत्म हो जाते हैं तो एक टिश्यू बचता है प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट में। प्लांट में ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? तो बेटा अब के जो राइटर बुक्स अपना पब्लिश कर रहे हैं ना, उसमें प्रोटेक्टिव टिश्यू एक अलग टॉपिक है, वरना आप कोई प्रीवियस ईयर के बुक देखोगे ना तो उसमें आप देखोगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होती है, जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा आता है, वही 3 के साथ प्रोटेक्टिव टिश्यू भी आता है। उसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बाद प्रोटेक्टिव टिश्यू रहता है। बट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस, प्रोटेक्टिव टिश्यू इज ए सेपरेट टॉपिक। प्रोटेक्टिव टिश्यू एक अलग टॉपिक है। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू में एपिडर्मिस आता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है जो आउटर लाइन में प्रेजेंट होकर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बाहर से चीजों को अंदर आने नहीं दे रहे हैं, उन चीजों को जिसका प्लांट को जरूरत नहीं है, जो प्लांट में डैमेज क्रिएट कर रहे हैं। वो कोई जर्म्स को, पैथोजन, हम लोग कहते हैं ना पैथोजन क्या होता है, जो उस बीमारी को लेकर आ रहा है। पैथोजन वो कैरियर है जो किसी बीमारी को लेकर आ रहा होता है। तो पैथोजन जो है, या तो कोई एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है,
कोई भी ऐसी चीजों को एपिडर्मिस, प्रोटेक्टिव टिश्यू का एपिडर्मिस इंटर नहीं करने देगा जो किसी प्लांट को डैमेज पहुंचा रहा है। अब आपको ये जानना होगा बेटा कि एपिडर्मिस जो है ये प्लांट के आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस एक टिश्यू है, दैट मीन्स कि वो सेल से मिलकर बना है, सेल से ही मिलकर बना होगा। इट इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, इज अ ग्रुप ऑफ सेल ओनली। तो एपिडर्मिस लास्ट लाइनिंग में प्रेजेंट है, मतलब ये लास्ट लाइनिंग है, ये एक लेयर बन गया पूरा एपिडर्मिस का। तो ये एपिडर्मिस अगर प्रोटेक्शन कर रहा है तो वो प्रोटेक्शन कर कैसे रहा है, उसके पास कोई सोर्स होना चाहिए ना जिससे वो प्रोटेक्शन कर रहा होगा। तो अब देखिए एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस हमेशा वैक्स सिक्रीट करता है। एपिडर्मिस जो सिक्रीशन करेगा ना, ये सिक्रीशन वैक्स होता है, वैक्स होता है ना, ये वैक्स सिक्रीट करता है, ये वैक्स का एक लेयर बनाता है। एपिडर्मिस के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक वैक्स का लेयर बनाए, और इसी वैक्स के लेयर को हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। तो ये वैक्स जो रिलीज कर रहा होता है ना, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, ये उस वैक्स के थ्रू प्रोटेक्शन कर रहा है। अब वैक्स क्या करेगा, हम अभी क्या बता रहे हैं कि हमारे बॉडी में स्वेटिंग होता है, लेकिन प्लांट्स में तो स्वेटिंग नहीं होता है ना, प्लांट्स भी वाटर रिलीज करेगा, लेकिन हम उस चीज को स्वेटिंग नाम नहीं दे सकते हैं। हम कहते हैं कि प्लांट जो वाटर रिलीज कर रहा है वो ट्रांसपिरेशन कर रहा होता है। तो ये एपिडर्मिस में जो वैक्स है, जो ये क्यूटिकल का लेयर बना होता है, ये क्या करता है, ये ट्रांसपिरेशन के टाइम एक्सेसिव वाटर को बाहर जाने नहीं देता है, ये एक्सेसिव वाटर को पास करने नहीं देता है। जितना कि उसको जरूरत है उतना वाटर ही रिलीज करने देगा, उतना वाटर ही पास कराएगा, वरना ये एपिडर्मिस कभी भी एक्सेसिव वाटर को नहीं पास करने देगा। ये जो एपिडर्मिस है, इसका जो क्यूटिकल है, ये कभी भी किसी जर्म्स को इंटर करने नहीं देगा, ये पैथोजन को इंटर करने नहीं देता है। तो ये एपिडर्मिस वो प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होता है, जहां पे कि ये वैक्स सिक्रीट करके अपना काम कर रहा है। अब ये वैक्स कभी भी वाटर को लिमिट से ज्यादा पास करने नहीं देगा, ये ट्रांसपिरेशन के टाइम उसके रेट को रिड्यूस करेगा। अब दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू है कॉर्क। कॉर्क वो प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो सेवरल लेयर का बना होता है। हम कहते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू एक सिंगल लाइनिंग होता है पूरे आउटर लेयर में, लेकिन अगर हम कॉर्क की बात करें ना, प्रोटेक्शन ये भी प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन एपिडर्मिस भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये उसके कंपैरिजन में टफ होता है, और ये टफ रीजन में होता है। तो बेटा अगर आपसे पूछ रहा है ना कि कॉर्क कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आप लिख सकते हो कि कॉर्क बार्क में प्रेजेंट होता है, जिस बार्क में हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा होता है। जो बार्क आपका मैच्योर स्टेम होता है, जो वुडी स्ट्रक्चर होता है, वो बार्क होता है। तो इस बार्क में क्या होता है, कॉर्क प्रेजेंट होता है। तो रॉबर्ट हुक जो हमारे साइंटिस्ट थे, वो रॉबर्ट हुक सेल का डिस्कवरी किए थे ना, हम प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ते हैं कि रॉबर्ट हुक सेल का डिस्कवरी कर रहे थे। तो वो सेल का डिस्कवरी जब कर रहे थे तो क्या पढ़े थे कि वो स्लाइस लिए थे बार्क का। ये जो बार्क का जो कॉर्क था ना, इस कॉर्क का एक स्लाइस पे वो अपना ऑब्जर्वेशन लिए थे। तो हम क्या कहते हैं, हमेशा जब भी पढ़ोगे ना कि रॉबर्ट हुक जब सेल का फॉर्मेशन देख रहे थे कि वो सेल फॉर्मेशन करता कैसे है, सेल सबसे छोटा होता है, तो वो डिस्कवरी करते टाइम वो बार्क से कॉर्क का ही एक स्लाइस पे रिसर्च किए थे। और अगर वो कॉर्क है इसका मतलब वो टिश्यू है, अगर वो टिश्यू है इसका मतलब वो सेल का बना हुआ है। तो उस कॉर्क से वो आइडेंटिफाई किए थे कि एक सेल ऐसा चीज होता है जो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। तो ये जो कॉर्क होता है ना, ये हमेशा बार्क में प्रेजेंट होगा। ये कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करता है, ये भी प्रोटेक्शन क्रिएट करता है। अब ये जो सब्सटेंस सिक्रीट करता है ना, वो सब्सटेंस हम कहते हैं स्यूबेरिन। ये स्यूबेरिन क्या होता है, ये इम्परमिएबल होता है, it is impermeable to water and gases। अब हम क्या पढ़े थे कि हमारे एपिडर्मिस टिश्यू में एपिडर्मिस वैक्स सिक्रीट कर रहा था, वैसे ही कॉर्क जो है, ये कॉर्क स्यूबेरिन सब्सटेंस को सिक्रीट कर रहा है। और ये स्यूबेरिन क्या है, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैस। बेटा परमिएबल मतलब सब चीज पास करना, इम्परमेबल मतलब वो रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करेगा, वो कभी भी चीजों को पास करने नहीं देगा। तो क्या कह रहा है कि स्यूबेरिन जो होगा, हमारा स्यूबेरिन क्या होगा, ये इम्परमेबल रहेगा। इम्परमेबल इन सेंस वो वाटर और गैस के लिए इम्परमेबल है, इसका मतलब वो वाटर और गैस को कभी भी एंट्री नहीं देगा, वो एंट्री दे ही नहीं सकता है क्योंकि वो इम्परमेबल है। एक होता है परमिएबल, एक होता है सेमी परमिएबल।
सेमी परमेबल है हमारा सेल मेम्ब्रेन, और एक है इम्परमेबल जो कि नहीं देगा वाटर और गैस को इंटर करने। तो स्यूबेरिन हमेशा कॉर्क का एक सब्सटेंस होता है जो इम्परमेबल होता है वाटर और गैस के लिए। तो ये प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहा है, ये वाटर से रेजिस्ट, ये वाटर को इंटर करने नहीं देगा क्योंकि ये इम्परमेबल है। अब हमेशा देखोगे ना प्याज का जो लेयर होता है ना लास्ट में, उसमें कभी भी आप जब उसको धोओगे ना तो उसका लास्ट लेयर में पानी लगा ही रह जाएगा, आप उसको कितना भी वॉश करो उसके लेयर में पानी लगा रहेगा थोड़ा, क्योंकि वहां पे स्यूबेरिन होता है, वो वाटरप्रूफ लेयर का काम कर रहा होता है, वो वाटरप्रूफ का काम कर रहा है। इसका मतलब अगर उसको आप धोगे ना तो उसमें पानी रह जाएगा क्योंकि वो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं करने देता है, वहां पे स्यूबेरिन होता है। तो हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू में दो पार्ट है, एक है एपिडर्मिस, एक है कॉर्क। तो आज के चैनल में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे टिश्यू के एनिमल टिश्यू पार्ट को। थैंक यू सो मच।